बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे। जब वह रास्ते भटक गए थे, तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है, तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? कि एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है, जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है। मंगू, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है, जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा।
चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? काफी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल से झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं हो जाएगी न? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिए। कहानी से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा जरूर करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानियाँ। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियां सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है।
साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। मोम का शेर कहानी से सीख। अक्लमंदी से सब कुछ संभव। हर जगह बल नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। कल यही मिलेंगे, यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चलेगा। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी दे थी, तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किए। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल ने चोर को पकड़ा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नज़रों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया ना? अकबर बीरबल की कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। सेठ दमरी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा। मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमरी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है, तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे, तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा, तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं कहा। कहानी से सीख। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। बीरबल की सुअबुआ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे।
एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। आए दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार होगा। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होंगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे। अकबर बीरबल की कहानियां। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहेज स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियां सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। ज़ेरेफ दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है।
बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दी। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं कहा। कहानी से सीख: किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थिति को भांपते हुए हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकता है। किसान और कुएं की कहानी से पता चलता है कि अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआ बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए, राजा ने कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हो। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ? इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख: एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना। से कितनी मादा है और कितने नर है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे।
बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। कहानी से दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी, जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया। तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। कहानी से सीख, गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे, तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जा। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। नौकर के पास अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। उसने सब सच सच बता दिया कि वह गुलदस्ता सफाई करने के दौरान मेरे से टूट गया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से बौखला गया। बादशाह ने उस नौकर को फांसी की सजा सुना दी। बादशाह ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अगले दिन राजदरबार में इस घटना के बारे में काफी हलचल हो रही थी। बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा न्याय संगत नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। किसी झूठ का अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो वह झूठ गलत नहीं है। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर बौखला गए। अकबर ने सभा में बैठे दरबारियों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो?
सभी ने बादशाह को कहा कि नहीं, वे झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही बादशाह ने बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया। राजदरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वह इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। बीरबल अपने तेज दिमाग से तुरंत ही एक युक्ति निकाल लिया। बीरबल तुरंत सुनार के पास गया। उन्होंने सुनार से सोने की बनी गेहूं की एक बाली बनवाई और उसे लेकर बादशाह अकबर की सभा में पहुंच गए। राज दरबार में बीरबल को देखकर अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल, तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी भी अपने जीवन में देखा नहीं होगा। कृपया कर आप मेरी यह बात मान ला। बीरबल की बात सुनकर अकबर और राज दरबारियों में इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात कहानी की आज्ञा दे दी। बीरबल बोले, कल दरबार से जाने के बाद रास्ते में मुझे एक महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस खेत में लगाया जाएगा वहां सोने की फसल उपजेगी। इसे लगाने के लिए आपके राज्य में जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। बादशाह अकबर बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो अभी जमीन दे देते हैं। बीरबल की बात को मानकर बादशाह अकबर और दरबारी खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सोने की बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उपजेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए। किसी में भी गेहूं की बाली लगाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह अकबर ने कहा कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो? सभी खामोश खड़े रहे। बीरबल बोले, खैर जाने दीजिए आलमपनाह, अब आप ही इस गेहूं की बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, मैंने भी अपने जीवन में कई बार झूठ बोला है। बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही है। उनका कहना सही है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। इस बात का एहसास झूठ न बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनाह, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही है। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। दोस्तों, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे कर सकते हैं और अपने के साथ भी कर सकते हैं। मज़े अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजा कर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते थे। एक दिन की बात है, बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है?
नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जाए। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजा कर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते था। एक दिन की बात है, बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। होते ही बादशाह ने नौकर की फांसी की सजा माफ कर दी। ये कहानियां भी परेमन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं यह लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोना गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी छैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुन्हा से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज निकालने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जयध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हरकत भरी निगार से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कलकजा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह से गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कहके। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली के मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजाए। अब यह दूसरा बखेरा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं यह लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोनागरी का तेल। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आंख मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोद पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पान पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी का गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीम का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों का निगार पर गोधन बहुत दिन से चरा हुआ था। दूसरे गांव से आक
बसा है गोधन, और अब तक तोले के पंचों को पान सुपारी खान लिए भी कुछ नहीं दिया। परवार ही नहीं करता। बस पंचों का मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो, चित, एस, चीन। कनेली मुस्कराकर रहा गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गाँव भर का शेयर कर गुल्ली काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगार पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवार ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? शेयर करें। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर करते हैं। अपने घर की रिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है। पंचलेट। छड़ीदार अग्नू महतो रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लग। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सानय को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीहा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भक्तिया पचकों को समझा कर कहा, देखो, आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में देर बेर हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। पढ़ाई करते करते कॉफी और चाय का आइडिया बुरा नहीं है। नीचे क्लिक करके खरीदे, शेयर करें। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमेक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमेक्स है। पेट्रोमेक्स, जिसे गांव वाले पंचलेट कहते हैं। पंचलेट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं, इससे पूजा सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेमतेम के कलकजे वाली चीज का पुण्यार नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी दिनदहाड़े ही गाँव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलेट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुडंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं है, पंचलेट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की रिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है। पंचलेट। छड़ीदार अग्नू महतो रहकर लोगों को चेतावन, शेयर करें। सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने की झंझट हो। कहावत है न, भाई रे गाय ल्यू तो दुहे कौन? लो मजाए।
अब इस कलकजे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट जलाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेमटेम करके, शुभ लाभ करके, दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ। न, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी न अपने घर में आज रिबड़ी भी नहीं जलाई थी। आखिर पंचलैट के सामने रिबड़ी कौन बालता है? औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुरगुरी पीते हुआ कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब मत समझिए कि हम एकदम देहाती है, बहुत पंचलैट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार है। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे? दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धाभरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली को सुनाया, रास्ते में सन बोलता था पंचलैट। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साय, तुम ठीक कहते हो बनिया, कभी किसी की बुराई नहीं ले सकता। हुक्मनामा मिलते ही जैसा उन दरबारियों के पास गया, वैसी ही बात करता है। षड्यंत्र रचा था। बीरबल ने बताया, किंतु उनमें से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बीरबल ने समझ गया कि वह फंस गया है। बहुत से लोग तुरंत वहां से भाग गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक मनहूस आदमी मेरे सामने की कहानी अकबर बीरबल दादा दादी इंटरनेट को पकड़ कर लाया और हर रोज लाखों कहानियां आती रहती है। मनहूस है, लेकिन जो मजा बादशाह को उस दिन बहुत परेशानियां हो रही आता है, इसलिए बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी का आदेश की कहानियां लोगों को गुदगुदाने के साथ ही उनका मनोरंजन भी करती है। चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से दिखा के दरबार में कई पेचीदा मामलों को सुलझा कर राजा का मान बढ़ाया। उन्होंने विचार किया और ये कहानियां पुरानी मेहनती लेकिन इनका में और आज भी खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए कि उनका बच्चा जन्म से ही बुद्धिमान बने। अगर आपकी भी यही चाहत है तो ये अप्सरा और चुड़ैल को अकबर क्या बात करते कहानियां पढ़ने की आदत स्त्री अप्सरा है। बादशाह आपको एक बार सनक हुई बीरबल से जुड़ी कई ऐसी कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी जिससे आपके बच्चे का आत्मविश्वास की भी बढ़ेगा और वह या भविष्य में अपने जीवन मनोरंजन के लिए ही वे अजीब सवाल से लिया करते थे। ये कहानी रोचक होने के बीरबल चौंके साथ मनोरंजक भी है। लेकिन हुजूर, एक दिन दिल्ली का गाय कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह जानते हैं के दरबार में तुम नई बात नहीं बता रहे हो। के पूछने पर हमें बैल का दूध चाहिए और वह तुम लाओ। ये दोनों आदमी बादशाह ने आदेश दिया। काजी के दरबार में के झगड़े का फैसला नहीं कर पाए जो बीरबल से जलते थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। उन लोगों ने बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी है। उसे बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े कराए और बोले, उनमें से एक ने तुम लोग कर सकते हो जहांपना, मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा। मेरा नाम शेरली है। हम मूर्ख नहीं हैं। 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। उन लोगों की परीक्षा लेने से पहले मैं अफगानिस्तान एक लंबी एक रजाई मंगवाई और उन लोगों से कहा,
हम ले जाएंगे और गोदी में तुम एक पोते को औरत लिए एक हुए आदमी थे। को लेकर तभी बादशाह अकबर ने के बीरबल दरबार में को चिढ़ाने चिढ़ाने के लिए और कहा, अपना दुखड़ा रोने बीरबल, लगी। तुम हुजूर, हिंदुओं के मैं भगवान लुट सचमुच गई। अजीब इस है। आदमी ने मेरे बीरबल सारे ने गहने सोचा लूट कि लिए बादशाह हैं। अकबर अब आप इस्लाम ही की इंसाफ जितनी करें। इज्जत करते तुम हैं, अपनी सफाई उतना में ही कुछ हिंदू कहना धर्म का चाहते भी हो? आदर करते अकबर हैं। ने उस आदमी ये से मुझे पूछा, चिढ़ाने की गरीब कोशिश कर परवर, रहे हैं। मैं बेगुनाह फिर हूँ। भी उन्होंने मैंने बादशाह से कोई पूछा, अपराध नहीं क्या किया हुआ है। महाराज? कुछ हुजूर, हम भी तो मैं सुने। एक परदेसी तुम हूँ, अपने कृष्ण आपसे को मिलने देख की लो। इच्छा रखता जब था। भी उनके इस भक्त औरत उनसे ने सहायता आपसे मांगते मिलवाने का हैं, वादा किया। वे खुद बादशाह दौड़े अकबर चले की आते बेगम ने हैं। जिद पकड़ ली क्या कि एक उनके बार भाई को अकबर दिल्ली का दरबार में दीवान बना लंका दिया नरेश जाए का दूत और बीरबल आया। को दीवान उसने के पद से बादशाह हटा से दिया अनोखी जाए। प्रार्थना की। बादशाह अकबर ने बेगम को बहुत आपके समझाया दरबार में और कहा एक से कि हम एक उनके ज्यादा भाई को कोई अक्लमंद दूसरा मौजूद पद है। दे देते हैं। हमारे किंतु नरेश ने बेगम आपके नहीं दरबार मानी। से घड़ा हारकर भरकर बादशाह लाने बोले, के लिए भेजा ठीक है बेगम, कल दरबारियों हम में तुम्हारे तरह-तरह भाई की को चर्चाएं अपने होने साथ ले लगीं। जाएंगे और किसी उसे ने कहा, परखेंगे। कितनी यदि बेतुकी वह इस मांग पद है। के योग्य लगा कोई तो हम अकल भी उसे घड़े में दीवान। मिलती है क्या? कोई बोला, लंका नरेश हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा, इस गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा सकता, बीरबल भी नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल की बादशाह अकबर अनेक बार बीरबल से अजीब अजीब फरमाइशें किया करते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया, बीरबल, मुझे शहर के 10 महामूरों से मिलवाओ। इस काम के भेजकर उसका बेटा बुलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसे मासूम और सच्चा पाया। बातों ही बातों में बच्चे ने यह भी बता दिया कि उसके पिता को कनस्तर में से सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े देखा तो बोला, पिताजी, आपने चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे, वे लौटा दिए। अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसने बच्चे को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा की। महाराज, आपको बीरबल जैसे सयाने आदमी को स्वर्ग भेजना चाहिए ताकि वह आपके पुरखों का हालचाल पता कर सके। राजा को भी उपाय अंच गया। नाई ने भेजने का उपाय भी बता दिया। दरबार में उन्होंने सबके सामने बीरबल को स्वर्ग भेजने की बात कही। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को एक चिता पर बैठाकर आग लगा दी जाएगी। उसी धुएं के साथ वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। बीरबल यह सुनकर चौंक गया, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप उस स्थान से अपने घर तक एक सुरंग खोद ली, जहां उसकी चिता तैयार की जानी थी। तयशुदा दिन पर वह चिता पर बैठ गया। उसके पूरे शरीर को लकड़ी के लट्ठों से ढक दिया गया। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, बीरबल चुपचाप सुरंग के रास्ते निकल गया। किसी को पता तक नहीं चला और वह सही सलामत घर आ गया। वह भेष बदल कर घर से निकला। उसने पूरे शहर में घूमकर पता लगाया कि कौन लोग उसे मारने की साजिश में शामिल थे। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। इसने था, आपके पुरखे स्वर्ग में मजे से है। हालांकि वे अपनी बरी हुई दाढ़ियों से थोड़ा परेशान हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप झट से अपने नाई और कुछ दरबारियों को स्वर्ग भेज दें। बादशाह मान गए और झट से ऐसा करने का आदेश दे दिया। नाई और दरबारी सख्ते में आ गए, पर अब उनके पास राजा का हुक्म मानने के सिवा दूसरा उपाय भी कहा था। हालांकि उन्हें एहसास हो गया था कि चतुर बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। इनमें बीरबल सबसे अधिक विनोदी थे। वे गजब के हाजिर जवाब थे। इसी कारण अकबर उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीरबल की प्रसिद्धि से परेशान रहते थे। वे किसी न किसी तरह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते। एक बार उनमें से किसी ने बीरबल की जान लेने का षड्यंत्र रचा। इस काम के लिए वे बादशाह के नाई के पास गए। उन्होंने नाई से कहा, हज्जाम साहब, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। हम आपको सोने से भरी थैली देंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह नाई अकबर बादशाह की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह आराम से बैठे थे। मौका देखकर नाई ने बादशाह से कहा, जहांपनार मैं सोचता। बादशाह ने पूछा, बॉय,
क्या सोते हो बेचकफ? नाई बोला, जहांपनार, यह कितनी बुरी बात है कि आप अपने पुरखों के लिए कुछ भी नहीं करते। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, पर वे तो कभी के गुजर चुके, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? नाई ने धूर्तता के साथ उत्तर दिया, जहांपनार, किसी को स्वर्ग भेजकर अपने पुरखों के बारे में पता तो कीजिए कि वे किस हाल में है। देखते ही पहचान गए। बीरबल ने सबको चकित करते हुए कहा, जहांपनार, मैं सीधा स्वर्ग से चला आ रहा हूँ। आपके पुरखे वहाँ सुख चैन से है। उन्हें केवल एक चीज की कमी है, वहाँ कोई अच्छा नाई नहीं है। इसी कारण मेरे भी बाल कितने अधिक बढ़ गए हैं। कृपया तुरंत एक अच्छा नाई वहाँ भेजा जाए। बादशाह ने पूछा, पर कौन से नाई को वहाँ भेजा जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, अरे वही, आपका शाही हज्जाम। आपके अब्बा हुजूर को भी वह बड़ा पसंद था। बादशाह ने कहा, हाँ, बीरबल, लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। बीरबल ने बादशाह को सिर झुकाया और कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहांपनार। जल्दी ही मैं आपकी मुलाकात 10 महामूरों से करवाऊंगा। इसके बाद बीरबल मुओं की खोज में निकल गए। वह अपने घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे कि उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। उसके पास लकड़ियों का एक गट्ठर था, किंतु उसने बादशाह अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। इनमें बीरबल सबसे अधिक विनोदी थे। वे गजब के हाजिर जवाब थे। इसी कारण अकबर उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीरबल की प्रसिद्धि से परेशान रहते थे। वे किसी न किसी तरह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। एक बार उनमें से किसी ने बीरबल की जान लेने का षड्यंत्र रचा। इस काम के लिए वे बादशाह के नाई के पास गए। उन्होंने नाई से कहा, हज्जाम साहब, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। दिल्ली नगर में एक बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण के कारण दरबार में उनका बड़ा मान सम्मान था। पंडित जी बिना समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को अपने मुख से कह देते, उसका पूरी तरह पालन करते थे। इस कारण मित्र समुदाय उनसे हमेशा खुश रहता। एक दिन जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन करने बैठे तो परोसकर रखे गए खाने में एक बाल निकला। इस पर वह अपनी पत्नी से बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में ऐसी असावधानी करोगी या भोजन में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बालक अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक दरबारी ने उत्तर दिया, हुजूर का इकबाल बुलंद है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं है। हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, बस अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने सभी बातों को ध्यान से सुना और उन पर विचार किया, परंतु वे किसी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, हम क्या नहीं कर? दरबार के दूसरे लोग बीरबल से जलते तो थे ही, वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब बादशाह को बीरबल के खिलाफ भड़काए। ऐसे अवसर उन्हें मिल भी जाते थे। एक बार लोगों के कहने से बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी शिकायत मिली है। जी, लोग कहते हैं बीरबल इतना गुणी नहीं है जितना सरकारी कोष से धन प्राप्त करता है। जी, क्या यह सच है? जी, यानी तुम स्वीकार करते हो? जी, क्या जीजी करते जा रहे हो? क्या तुम मानते हो कि तुम मूर्ख हो? जी, हाँ। जब तुम मूर्ख हो तो क्यों सरकारी खजाने पर बोझ बने हो? छुट्टी करो, मर्जी है आपकी, जहांपनाह। ठीक है, 1 महीने के अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत की तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया, ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो,
बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के एक दिन सभा में बैठे बादशाह अकबर ने बीरबल की पगड़ी बांधने की कला की प्रशंसा की। उसी सभा में मुल्ला दोप्याजा बादशाह का एक मुहल्गा सरदार था। वह बीरबल की प्रशंसा बादशाह से न सुन सका। मनहीमन अपने अपमान से चिढ़कर मुल्ला ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बड़ाई हो रही है? इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर दूसरे दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा। उस दिन के आवश्यक कार्यों को एक एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कोई ऐसा भी है जो सर्दियों की इस रात में बाहर पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, ऐसे बहुत लोग हैं। बादशाह को बीरबल की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, साबित कर सकते हो?